नमस्कार साथियों, वेलकम टू आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, रीड साइकोलॉजी में बायोलॉजी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जैव विविधता और अनुकूलन ये दो टॉपिक जो है वो आपके ऐड किए गए थे, नए टॉपिक्स इस बार। और ये यूनिट नंबर 5 में आपके साथियों ऐड किए गए। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 में अलग से मैं आपको अलग से इन प्रश्नों को करवाता तो थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो बायोलॉजी का ही मैटर है, तो बायोलॉजी में ही इनको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको दोनों टॉपिक्स को। और बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और बिल्कुल आपकी किताब से तैयार किए गए हैं। आपने देखा भी होगा कि जो कलाम एकेडमी का जो पेपर इन्होंने लिया प्री रीड का, उसमें जो 20-22 प्रश्न थे आपके साइंस के, उसमें से देखिए 17 से 18 प्रश्न अपने नोट्स में से थे। और टेस्ट सीरीज में निश्चित रूप से जब आप परीक्षा दोगे ना रीट की, 100% आपको वहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए प्रश्न मिलेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि बिल्कुल मैटर सारा राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से है। तो देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल से ज़रूर जुड़ें अगर आपको मैटर पसंद आए। इसके अलावा आज सुबह आपका साइकोलॉजी का वीडियो देखिए नहीं आ पाया, और अभी भी सुबह सुबह मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि रात को खाने के बाद जैसे घूमने के लिए निकले, तो जिसको अपन देसी भाषा में कंसला भी बोलते हैं, खजूरा भी जिसको बोलते हैं, उसने थोड़ा काट लिया था पैर पे, बहुत ज़्यादा उससे दर्द होने लगा। 2-3 घंटे थोड़ा ज़्यादा दर्द रहा, इस वजह से रात को वीडियो नहीं बना पाया। तो सुबह का साइकोलॉजी का वीडियो आपको नहीं मिलेगा आज। ठीक है, और कल आपका कंटिन्यू वो वीडियो हो जाएंगे साइकोलॉजी के भी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप थोड़ा मैनेज करोगे, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। और साइंस का वीडियो आपको मिल ही रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और पहला आपका प्रश्न है कि जीवों को विभिन्न जगत में विभाजित करने का प्रयास किसने किया? रॉबर्ट व्हीटेकर ने किया, कार्ल वोस ने किया, अर्नेस्ट हेकल ने किया, या उपरोक्त सभी ने? तो देखिए, विभाजित करने की जहाँ पर बात आती है तो विभाजित करने की कोशिश निश्चित रूप से सभी ने की है। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि पांच जगत में किसने विभाजित किया, तो पांच जगत में तो अगर विभाजित करना आपने बताएं तो तब तो आपका कौन होता? रॉबर्ट व्हीटेकर हो जाते आपके, है ना। जिसमें पांच जगत उन्होंने बताए: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि जीवों को विभिन्न जगत में। ठीक है, तो कार्ल वोस और अर्नेस्ट हेकल ने भी विभाजन जो वो किया है। ध्यान में रखिएगा, अर्नेस्ट हेकल ने आपका 1894 में किया था। 1959 में कार्ल वोस ने, व्हीटेकर ने किया था 1959 में, और कार्ल वोस ने आपका 1977 ईस्वी में जो साथियों किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि मोनेरा के लिए सही है। मोनेरा यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है। दूसरा, यह स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। मोनेरा के लिए सही है। मोनेरा देखिए एक जगत है और यह प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो मोनेरा जो है वो खुद प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो एक प्रकार से बिल्कुल ठीक है कि इसमें जो जीव आते हैं वो प्रोकैरियोटिक ही होंगे, है ना। तो ये बात ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिन ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो ठीक है ये कथन। तो दूसरा, यह स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। तो ये बात भी सही है। तीसरा है, इनमें जनन संयुग्मन द्वारा होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका उत्तर जो रहेगा मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सभी। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से प्रोटिस्टा जगत का जीव है? नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, अमीबा या यीस्ट? तो प्रोटिस्टा जगत का जीव आपको बताना है मित्रों, कौन सा रहेगा यहाँ पे? अमीबा जो है, देखिए प्यारे साथियों, अमीबा यहाँ पे आपका प्रोटिस्टा जगत का जीव रहेगा। तो इसका उत्तर रहेगा अमीबा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अमीबा को अपन किस में मानते हैं? आपके प्रोटिस्टा श्रेणी में, प्रोटिस्टा जीवों में मानते हैं। प्रोटिस्टा जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इससे संबंधित आगे भी और भी प्रश्न आएंगे। नील हरित शैवाल की बात करें तो ये मोनेरा जगत में आते हैं, आप सब लोगों को पता है। बाकी के ये ईस्ट वगैरह सारे इनसे संबंधित आगे प्रश्न हैं, तो वहाँ पे अपन थोड़ा सा और डिटेल से इनको अपन देख लेंगे। बाकी ईस्ट वगैरह आप लोग जानते हैं, फंजाई में यानी फंगी में ये सारे आते हैं आपके ईस्ट वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, प्रोटिस्टा समूह के जीवों के लिए सही है?
एक इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। इसमें अलैंगिक जनन कोशिका संलयन द्वारा होता है। 3, इसमें लैंगिक जनन युग्मनज बनने की विधि द्वारा होता है। और 4, उपरोक्त सभी। तो देखिए साथियों, इसमें प्रोटिस्टा जो समूह होता है उसमें आपका क्या होगा, उसमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन के लिए युग्मनज बनने की जो विधि है वो काम में आती है, और अलैंगिक जनन के लिए संलयन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पर भी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका उत्तर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न फंजाई के लिए सही नहीं है। 1, यह विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। 2, फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। 3, इनकी कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध बनाती हैं जिसे सहजीविता कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फंजाई के लिए सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए मित्रों, ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसमें दूसरा, फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इनकी कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध बनाकर, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध बनाकर संबंध बनाती हैं जिसे सहजीविता कहते हैं, ये बात भी सही है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर, देखिए सॉरी, सभी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन तो सभी सही है, लेकिन पूछा क्या प्रश्न में कि फंजाई के लिए जो सही नहीं है वो बताना है। तो इनमें से कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारी बातें बिल्कुल ठीक है, अपने को पूछा है कि सही नहीं है, तो सारी बातें सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर प्यारे साथियों रहेगा। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो अपन नील हरित शैवाल को ही बोलते हैं, याद रखिएगा। नील हरित शैवाल जो, उसी को अपन साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। ये नहीं समझना है कि साइनोबैक्टीरिया क्या नई चीज़ आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये नील हरित शैवाल को ही अपन बोलते हैं, और ये आपके मोनेरा जगत में आते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े अपन। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, फंजाई में लैंगिक जनन होता है विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बेसिडियो जीवाणु द्वारा या एस्को जीवाणु के द्वारा। तो फंजाई में जो लैंगिक जनन होगा वो आपका देखिए विखंडन और मुकुलन के द्वारा तो निश्चित रूप से आपका हो नहीं सकता लैंगिक जनन, ठीक है। इससे तो विखंडन और आपका जो मुकुलन है, इससे तो कौन सा जनन होता है मित्रों, इसमें कायिक जनन होता है। इससे कौन सा जनन होगा, कायिक जनन इससे होगा। बीजाणु द्वारा अगर बात करें अपन, तो कौन सा जनन होगा बीजाणु के द्वारा, ये होगा आपका अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन होगा। और लैंगिक जनन जो है वो बेसिडियो जीवाणु और एस्को जीवाणु दोनों के द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन के लिए दोनों ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है यहाँ पे, ठीक है। ये गलती से दोनों ऑप्शन एक जैसे डाले गए, एक जैसे तो नहीं है हालांकि, लेकिन दोनों ऑप्शन सही डाल दिए गए हैं लैंगिक जनन के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सही है मित्रों यहाँ पे। अगला आपका प्रश्न है, डायटम किस जगत का जीव है। जो डायटम होता है मित्रों, वो डायटम आपका किस में आता है, प्रोटिस्टा जगत में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, माइसीलियम संबंधित है प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा या मोनेरा से। जो आपका माइसीलियम है, माइसीलियम किससे संबंधित है। माइसीलियम एक प्रकार से जो कवक होते हैं उनके तंतु होते हैं साथियों, इनको कवक तंतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक तंतु भी इनको बोला जाता है माइसीलियम को। एक प्रकार से अपन ये कहें कि जो आपके अपन ये कवक जो फंगी फंजाई वगैरह होती है, फंगस जो होती है, उसकी पौध अगर अपन बोल दें माइसीलियम को तो गलत नहीं होगा। ये पौध होती है इनकी, है ना। तो माइसीलियम किससे संबंधित है आपका, फंजाई से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका उत्तर जो है वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न, कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ये किस में आते हैं आपके, प्लांटी में आते हैं, फंजाई में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। तो कोशिका भित्ति युक्त होंगे, बहुकोशिकीय जीव होंगे, तो वो किस में आएंगे, और फिर यूकेरियोटिक भी हैं। तो कोशिका भित्ति तो सब लोगों को पता है किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो प्लांटी में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ठीक यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला आपका प्रश्न, किस प्रभाग के पादपों की शारीरिक संरचना में जड़, तना व पत्ती नहीं होते। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या अनावर्त बीजी। तो देखिए, किस प्रभाग के पादपों की शारीरिक संरचना में जड़, तना व पत्ती नहीं होते हैं।
तो जड़ तना व पत्ती जिनमें नहीं होते मित्रों, उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन बोलते हैं थैलोफाइटा। और इनकी शारीरिक संरचना को अपन थैलस कहते हैं ना। ऐसा जो पादप शरीर उसको क्या कहते हैं अपन, थैलस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका सही उत्तर आपका रहेगा। देखिए ब्रायोफाइटा की बात करें तो हालांकि आगे प्रश्न आएगा, लेकिन चलिए पहले ही बता दूं अपन मैं इस चीज़ के बारे में आपको कि इसमें भी जड़ तना पत्ती जैसी संरचना नहीं होती, लेकिन इसमें मूल सम यानी कि जड़ के समान यानी मूल के समान पत्ती के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही जो इसका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन 1 ही रहेगा, ब्रायोफाइटा नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है तो पहले क्लियर कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या उपयुक्त सभी। तो संवहनी क्रिप्टोगेम्स जो कहलाएंगे वो आपके मित्रों कहलाते हैं ऑप्शन नंबर 3 टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। देखिए साथियों, आपके जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनमें जननांग जो वो अप्रत्यक्ष होते हैं। जननांग कैसे होते हैं, इनमें अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें फल व बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो वो नहीं होती। याद रखिएगा, फल और बीज उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती। किसमें नहीं होती, थैलोफाइटा में भी नहीं होती, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होती और टेरिडोफाइटा में भी नहीं होती। इसलिए इनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसलिए क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। परंतु जो टेरिडोफाइटा प्रभाग है इसमें साथियों पादपों के संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं, बाकी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में नहीं होते। इसलिए टेरिडोफाइटा जो है वो संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर जो है इसीलिए हो पाया। ठीक है मित्रों, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझे होंगे आप। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से किन पादपों में फल व बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में अभी भी बताया, किसी में नहीं होगी इनमें, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर है, इसीलिए इनको अपन क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। अगला प्रश्न, मूल सम, पत्ती सम, तना सम संरचनाएं पाई जाती हैं, ये भी बता दिया मैंने आपको, ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है मित्रों, अगला आपका प्रश्न है, पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है। थैलोफाइटा को कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को कहा जाता है या उपरोक्त सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, जो पादप जगत है उसका अगर उभयचर अगर आपको पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि यह भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं तथा लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। लैंगिक जनन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, जल के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है मित्रों, और लैंगिक जनन इनमें कैसे होता है, आपके युग्मदोद्भिद के पुंधानी और स्त्रीधानी से उत्पन्न पुमणु और अंड के संयोजन से जो है वो इनमें लैंगिक जनन होता है, और ये क्रिया जल के द्वारा होगी। जल पे इस चीज़ के लिए निर्भर करते हैं, इसलिए पादप जगत का उभयचर इसको बोला जाता है। और स्थल जलचर भी इसको कहते हैं। उभयचर यानी स्थल जलचर, यानी स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी। तो ऑप्शन 2 मित्रों इसका सही उत्तर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से असुमेलित है, लीवरवर्ट ब्रायोफाइटा, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा, क्लेमिडोमोनास थैलोफाइटा, मशरूम टेरिडोफाइटा। देखिए लीवरवर्ट निश्चित रूप से ब्रायोफाइटा में होता है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा सही है, क्लेमिडोमोनास जो है वो भी थैलोफाइटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मशरूम जो वो टेरिडोफाइटा में नहीं होता है। ये आपका आता है फंजाई में। किस में आता है मित्रों, फंजाई में आता है। तो ऑप्शन जो है वो 4 सही होगा यहाँ पे, ये गलत ऑप्शन दिया गया है, असुमेलित है ये बिल्कुल। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, इक्विसिटम तथा मार्सिलिया संबंधित है, आवर्तबीजी से, अनावर्तबीजी से, टेरिडोफाइटा से, प्रोटिस्टा से। तो टेरिडोफाइटा से संबंधित रहेंगे इक्विसिटम और मार्सिलिया। दोनों ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही आंसर जो वो साथियों रहेगा। उम्मीद है आप इसको भी आराम से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो एग्जाम्पल है बस, और कुछ नहीं है। अगला आपका प्रश्न, पाइनस के लिए सही नहीं है, यह अनावर्तबीजी वर्ग के पौधे हैं, इनकी जड़ें कवकमूल कहलाती हैं, इनमें परवाल मूल पाई जाती है, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें परवाल मूल पाई जाती है। जो सही नहीं है पाइनस के लिए वो बताना है। परवाल मूल जो है वो पाइनस में नहीं पाई जाती, बल्कि किस में पाई जाती है, साइकस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, साइकस में साथियों परवाल मूल पाई जाती है, पाइनस में कवक मूल पाई जाती है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, सरसों, आम तथा बरगद किसके उदाहरण हैं, आवर्तबीजी के, अनावर्तबीजी के, टेरिडोफाइटा के या ब्रायोफाइटा के। तो मित्रों इसका उत्तर आपका रहेगा आवर्तबीजी के एग्जाम्पल है सरसों, आम तथा बरगद। ठीक है,
अगला आपका प्रश्न, निम्न में से सत्य है जिनमें बीजांड अंडाशय से ढके हुए नहीं होते उनको अनावर्त बीजी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अनावर्त बीजी में लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ आती हैं, ये भी सही है। अगला, अनावर्त बीजी में जनन जीवाणु द्वारा तथा शुक्राणु व अंड के संयोजन से जो वो होता है, तो ये भी ठीक है। जनन जो है वो बीजाणु द्वारा भी होता है और शुक्राणु और अंड के संयोजन से भी होता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन इसमें होते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका निश्चित रूप से सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन बताइए। एक, आवर्त बीजी में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल में बदल जाता है। तो असत्य बताना है अपने को, तो ये कथन तो सही है। अगला है, अनावर्त बीजी पौधों को पुष्पी पादप भी कहते हैं। मित्रों, ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर भी तीसरा पढ़ेंगे, एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीज पत्री, द्विबीज वाले पौधों को द्विबीज पत्री कहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे सही उत्तर। अनावर्त बीजी पौधों को पुष्पी पादप नहीं कहते अपन अपन आवर्त बीजी पौधों को, आवृत बीजी पौधों को ही अपन जो वो पुष्पी पादप कहते हैं मित्रों। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको ये पसंद आ रहे होंगे, है ना। अगर पसंद आ रहे हैं लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। कलाम कोचिंग का जो पेपर है वो मैंने कल आपको करवाया, हालांकि कुछ करेक्शन 3-4 प्रश्नों में हुए उसमें, लेकिन वो फाइनल आंसर की कलाम वालों ने डाल दिए, उसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमारे नोट्स में से थे, बाहर नहीं थे प्रश्न। तो फ़ायदा होगा इस चैनल के ऊपर, आपके साथ बिल्कुल धोखाधड़ी नहीं होगी, इस चीज़ की मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। खुद भी हालांकि इसी रीट में लगा हुआ हूँ, तो पता है मुझे बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ होती है, कहाँ सपोर्ट चाहिए होता है, कहाँ नहीं, है ना। वही कोशिश की है अपने छोटे बड़े भाई बहनों की तरह, आपको मैंने समझ करके आपको तैयारी करवाई है। निश्चित ही आपको फ़ायदा मिले, यही मेरी कोशिश रहती है। और 21वां प्रश्न साथियों इसी क्रम में अपना, पोरीफेरा के छिद्रों को क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है, स्पांजिला, नोटोकॉर्ड या उपरोक्त सभी? तो पोरीफेरा में जो छिद्र पाए जाते हैं मित्रों, पोरीफेरा देखिए, एक तो पोरीफेरा क्या है आपका, पोरीफेरा अपृष्ठवंशी यानी नॉन कॉर्डेटा, जो एनिमेलिया जो जगत है, एनिमेलिया जगत को अपन 2 भागों में बांटते हैं नोटाकॉर्ड के आधार पे। नोटाकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं, एक तो नॉन कॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा में भी अपन संघ में बांटते हैं ना, तो नॉन कॉर्डेटा में भी एक प्रकार से आपके 8 संघ होते हैं मित्रों। ठीक है, इन 8 संघों में पहला जो संघ है वो आपका पोरीफेरा होता है। और पोरीफेरा जो है उसमें जो जीव आते हैं उनके मतलब चारों तरफ जो है छोटे छोटे छिद्र जो वो होते हैं। ठीक है, तो उन छिद्रों को क्या कहा जाता है, ये अपना मेनली क्वेश्चन है। तो इन छिद्रों को मित्रों ओस्टिया कहा जाता है। इन छिद्रों को क्या कहते हैं अपन? ओस्टिया कहते हैं। और अगर बड़े रंध्र जो होते हैं, छोटे रंध्रों को ओस्टिया, और जो बड़े रंध्र इनमें होते हैं, बड़े छिद्र जो होते हैं, उनको साथियों ओस्कुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्कुलम कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे इसका उत्तर एक यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, पोरीफेरा के लिए सही है, यह जलीय आवास में पाए जाते हैं। इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, यानी कि एक प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर के पूरा शरीर इनका बनता है। हालांकि कोशिकाओं से मनुष्य का शरीर भी बनता है, लेकिन अपना जो शरीर है वो शारीरिक संगठन वो अंग तंत्र स्तर का है ना। अंग भी एक प्रकार से अपने हैं, तंत्र भी है अपने, है ना। तो इसमें कोशिकाएं अलग अलग कोशिकाएं एक प्रकार से रहेंगी, कोई अंग तंत्र उत्तक वगैरह नहीं बनता है पोरीफेरा में, उत्तक नहीं बनते इनमें, है ना। कोशिकाएं ही अलग अलग रूप से कार्य करती रहती हैं। तो शारीरिक संगठन इनका कोशिकीय स्तर का है। इनका शरीर बाह्य कंकाल से ढका रहता है जो कंटकों व स्पंज तंतु का बना होता है। या फिर ये सारी बातें ठीक हैं? तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, किस संघ के जंतुओं का शरीर द्विकोर की ओर अरीय सममित होता है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज? तो इसका मित्रों आंसर जो होगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा वर्ग को अपन निडेरिया वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निडेरिया वर्ग भी इसी को कहा जाता है, सिलेंट्रेटा को ही। ये जो जीव होते हैं, इस संघ के जीव, इनका शरीर द्विकोर की और अरीय सममित जो वो होता है। ठीक है, उम्मीद है आपका सही हुआ होगा ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न आपका मित्रों ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 24 है कि फीता कर्मी तथा प्लेनेरिया किस संघ में आते हैं? पोरीफेरा में आते हैं, सिलेंट्रेटा में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, या एस्के हेल्मिन्थीज में आते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, है ना।
प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं। हालांकि यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस थोड़ा सा गलत लिखा गया, सही लिख देता हूँ इसको, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, हेल्मिन्थेस। ठीक है, इसमें आते हैं आपके फीताकृमि और प्लेनेरिया। ठीक है मित्रों, फीताकृमि का अगर दूसरा नाम अपने को टीनिया नाम दे दे तो भी होगा। फीताकृमि की बात है, टीनिया भी इसको कहा जाता है, टीनिया है ना, टीनिया। चलिए 25वां प्रश्न है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए असत्य है, इसका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है। तो उत्तक स्तर का तो मित्रों नहीं होना चाहिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत दे दिया है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसका शरीर त्रिकोरकी व द्विपार्श्व सममित होता है, तो ये ठीक है। तीसरा, इसमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, ये भी सही है। इस संघ के जीवों को चपटाकृमि भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो टीनिया है वो फीताकृमि जो चपटाकृमि कहलाता है आपका। और इनका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का साथियों नहीं होता है, ये यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत कथन जो वो दे दिया गया है। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है इनका शारीरिक संगठन जो होता है वो अंग स्तर का होता है। किस स्तर का होता है मित्रों? अंग स्तर का होगा। इनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है, आपके उत्तक स्तर का नहीं होता, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को गोलकृमि भी कहते हैं? एनेलिडा को, सिलेंट्रेटा को, प्लेटीहेल्मिन्थेस को, एस्केहेल्मिन्थेस को। थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। गोलकृमि किसको अपन बोलते हैं मित्रों? तो वो अपन बोलते हैं एस्केहेल्मिन्थेस जो होते हैं उनको अपन गोलकृमि कहते हैं, और फीताकृमि अपन बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों को। गोलकृमि पूछ ले तो आपके आ जाएगा एस्केहेल्मिन्थेस को गोलकृमि जो वो कहा जाता है। एस्केरिया, वुचेरिया, वुचेरेरिया ना, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न मित्रों, निम्न में से किसका शारीरिक संगठन अंग तंत्र का स्तर का होता है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस या एस्केहेल्मिन्थेस। तो यहाँ पे बात की जा रही है अंग तंत्र स्तर की। तो अपन जानते हैं कि देखिए आपका जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एप्रेस्टोरेंस या नॉन कोर्डेटा में। तो इनका शरीर तो जो होता है वो आपका कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिका स्तर का इनका शरीर होता है। सिलेंट्रेटा की अगर बात की जाए, जिसको अपन निडेरिया भी कहते हैं मित्रों, तो इनका जो शरीर होता है वो आपका कैसा होता है? इनका शरीर जो होता है, इनमें देह गुहा वगैरह तो पाई नहीं जाती है, ठीक है, और एक प्रकार से देह गुहा इसमें पाई नहीं जाएगी। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है उसके लिए मैंने आपको बताया कि इनका जो शरीर है वो अंग स्तर का होता है, ठीक है, अंग स्तर का शरीर रहेगा इसमें। और सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं भी साथियों पाई जाती हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दंश कोशिकाएं जो है वो इसमें पाई जाती हैं, किसमें? आपके सिलेंट्रेटा में। जो हाइड्रा वगैरह होते हैं इसमें आपकी दंश कोशिकाएं जो वो शरीर पर पाई जाती हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनका जो निडेरिया जो होता है सिलेंट्रेटा, इनका अगर इस कोशिका स्तर पे जैसे पोरीफेरा कोशिका स्तर पे होता है शारीरिक संगठन, तो निडेरिया या सिलेंट्रेटा का जो आपका शारीरिक संगठन है वो उत्तकीय स्तर का होता है। किस स्तर का होगा? उत्तकीय स्तर का होता है मित्रों, ठीक है, उत्तकीय स्तर का होगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस का अंग स्तर का होता है, और आपको पूछा किस स्तर का है? अंग तंत्र स्तर का पूछा है, तो अंग तंत्र स्तर का आपका हो जाएगा एस्केहेल्मिन्थेस का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन है। एक, एस्केहेल्मिन्थेस का शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिकोर की जीव होते हैं। दूसरा, हाइड्रा एस्केहेल्मिन्थेस संघ का जीव है। तो हाइड्रा जो है वो आपका एस्केहेल्मिन्थेस का तो जीव नहीं है, अभी अभी मैंने बताया आपको, ये एस्केहेल्मिन्थेस का न होकर सिलेंट्रेटा का जीव होता है, ठीक है, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा का तो है ये। तो असत्य बताना, तो ऑप्शन 2 ही सीधा सीधा इसका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन, प्लेटीहेल्मिन्थेस में वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, तो ये बात भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, एनेलिडा संघ के लिए सही है। यह जंतु द्विपार्श्व सममित होते हैं। 2, उत्सर्जन के लिए इनमें नेफिडिया पाए जाते हैं। 3, जोंक, केचुआ व नेरिस इसी संघ में आते हैं। और 4, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका। एनेलिडा संघ के लिए ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अगला प्रश्न, जंतु जगत में सर्वाधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो आर्थ्रोपोडा संघ में सर्वाधिक जंतु साथियों पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर आपका
रहेगा। आर्थ्रोपोडा में सर्वाधिक जो कीट वगैरह होते हैं, छोटे कीट वगैरह, मक्खी वगैरह, तिलचट्टा, तितली, टिड्डा, बिच्छू, है ना, ये सारे के सारे, झींगा, ये सारे के सारे किस्में आते हैं आपके, ये आपके आते हैं मित्रों ऑर्थोपोडा संघ में। सर्वाधिक जीव इसी में होते हैं ना। आर्थो यानी क्या होता है संधित, और पोडास यानी क्या होते हैं उपांग, ठीक है, संधित उपांग। तो ऑप्शन नंबर मित्रों यहाँ पे आपका 2 सही रहेगा इसका। अगला आपका प्रश्न, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किससे होता है? नेफ्रीडिया द्वारा, मेलपिगी नलिकाओं द्वारा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए आर्थ्रोपोडा संघ से अगर प्रश्न बनता है तो मैक्सिमम चांस है कि मेलपिगी नलिकाओं से संबंधित बने। सीधा प्रश्न बन सकता है कि मेलपिगी नलिकाएं जो वो किस में पाई जाती हैं, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में जो है वो मेलपिगी नलिकाएं पाई जाएंगी, इसी के द्वारा जो है वो उत्सर्जन इनमें होता है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि घोंघा, सीप व ऑक्टोपस किस संघ के जीव हैं? आर्थ्रोपोडा के हैं, मोलस्का के हैं, इकाइनोडर्मेटा के हैं, एनेलिडा के हैं, या आपका ऑप्शन कौन सा देखिए सही रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन 4 आपके सामने, इसमें जो सही आंसर है मित्रों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मोलस्का। घोंघा, सीप, ऑक्टोपस ये आपके मोलस्का संघ के जीव हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर इसका रहेगा। जो ये सीप वगैरह, घोंघा वगैरह होते हैं, इनके शरीर पर कठोर कैल्शियम की जो वो कवच होता है, एक प्रकार से आवरण अपन बोलें तो कैल्शियम का वो आवरण होता है। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि घोंघा या सीप पर जो, ऑक्टोपस पर जो कवच होता है वो किसका बना होता है? तो कैल्शियम का बना होता है मित्रों, ठीक है, कठोर कैल्शियम का वो रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपका प्रश्न, और इस आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न अपना। अगले टेस्ट में अपन जैव विविधता का भाग 2 करेंगे, जिसमें अपन 33 प्रश्नों को और करेंगे, तो टोटल 66 प्रश्न जैव विविधता से संबंधित रहेंगे। इसके अलावा अनुकूलन के भी 20-21 प्रश्न अपन करेंगे, ठीक है मित्रों। तो 33वां प्रश्न है, और निम्न में से सही क्या है वो बताना है। एक आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है, तो ये सही है या नहीं है? तो देखिए सही है ये बिल्कुल। आर्थ्रोपोडा जो संघ के जीव उनका शरीर तो काइटिन्स के बाह्य कंकाल से ढका होगा, लेकिन वहीं अगर बात करें मोलस्का की तो इसमें कैल्शियम, कठोर कैल्शियम से बना आवरण बाहर होता है शरीर के। दूसरा, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, तो वहीं आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनमें खुले परिसंचरण तंत्र जो वो पाया जाता है। तीसरा, तिलचट्टा, झींगा आदि आर्थ्रोपोडा जीव संघ के ही जीव हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो उपयुक्त सभी बातें बिल्कुल ठीक हैं, सारी की सारी बातें। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आपके 33 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और आज के इन प्रश्नों में मेरे हिसाब से किसी प्रश्न में करेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे ही उत्तर बिल्कुल सही बताए गए हैं। फिर भी अगर कहीं पर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट ज़रूर डाल सकते हैं। 25 अप्रैल को अपन भी जैसे कलाम ने प्री रीट ली है उसी प्रकार से एक पेपर लेने की कोशिश करेंगे। 25 अप्रैल को बिल्कुल स्तर जो वो रीट के स्तर का रहेगा। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कलाम से पेपर अच्छा बनेगा या उससे कम लेवल का बनेगा। पेपर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करूँगा मित्रों आज का आपको मैटर पसंद आया होगा, और मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में जैव विविधता के दूसरे भाग के साथ। और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जो साथी नए हैं चैनल के ऊपर एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके देखिए, आपको निश्चित फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से यहाँ पढ़ाया जाता है आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। घर पे भी इतने सारे काम होते हैं, अभी बच्चा भी 15-20 दिन का हुआ है अभी, तो मन तो उसको भी खिलाने का करता है, लेकिन फिर भी पूरे दिन नोट्स बनाने में, इन्हीं में लगे रहते हैं, प्रश्न बनाने में। तो इंसान है साथियों हम भी, और इसमें कोई दबाव नहीं है किसी का मेरे ऊपर कि मैं वीडियो बनाऊं ही, लेकिन बस वो एक ये चीज़ है कि अगर अपन ने वादा किया है कि एग्ज़ाम तक आप लोगों को बहुत अच्छा मैटर अवेलेबल करवाते रहेंगे, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। तो बस वही कार्य मैं कर रहा हूँ, और आपका समर्थन मांग रहा हूँ, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो साथियों अपन मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।